नमस्कार दोस्तों, चलिए एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड बीपीएस में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के इतिहास के संदर्भ में कन्नौज के साम्राज्य की। और कन्नौज के साम्राज्य की यदि हम बात करें तो हम महाराजा हर्षवर्धन यानी हर्षवर्धन के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश के इतिहास में हर्षवर्धन का क्या योगदान रहा इसके बारे में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा आपको हर्षवर्धन के बारे में कुछ कहानी बताना चाहूंगा जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ध्यानपूर्वक सुनिए इसे। यदि हम बात करें तो उत्तर भारत का एक राज्य था जिसका नाम था थानेश्वर, और थानेश्वर के जो राजा थे उनका नाम था प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन की यदि हम बात करें तो इन्होंने अपनी मतलब राजा की जगह उपाधि रखी थी महाराजा धीराज या परम भट्टारक। तो उत्तर भारत का एक राज्य था थानेश्वर, और थानेश्वर के जो राजा थे उनका नाम था प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन की यदि हम बात करें तो एक महान योद्धा शासक हुए थे। और प्रभाकर वर्धन की यदि हम बात करें तो इनकी मुख्य रूप से 3 संतानें थी, और उन 3 संतानों में 2 इनके पुत्र थे और 1 इनकी पुत्री थी। यदि हम बात करें तो एक इनके पुत्र थे, और बड़े पुत्र का नाम क्या था? बड़े पुत्र का नाम था राज्यवर्धन। राज्यवर्धन बड़े पुत्र का नाम था। छोटे पुत्र का नाम जो था वो हर्षवर्धन था। छोटे पुत्र का नाम हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन था। और यहीं पर एक इनकी पुत्री थी, और उस पुत्री का नाम देखने के लिए मिलता है राज्यश्री। ये कौन थी? राज्यश्री थी। तो कहने का मतलब यह है कि जो उत्तर भारत का एक राज्य था जिसका नाम था थानेश्वर, और थानेश्वर राज्य के जो राजा थे उनका नाम था प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन प्रभाकर वर्धन प्रभाकर वर्धन यहाँ के एक महान सम्राट थे जिन्होंने महाराजा धीराज या परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी। यदि हम बात करें तो इनकी एक पत्नी थी जिसका नाम था यशोमती। यशोमती से ही जन्म हुआ था इनका। किसका? राज्यवर्धन बड़े पुत्र का, और हर्षवर्धन छोटे पुत्र का, और लड़की राज्यश्री का इनका जन्म हुआ। अब यदि हम बात करें तो 590 ईस्वी में हर्षवर्धन का जन्म हुआ था। पंजाब को छोड़ करके संपूर्ण उत्तर भारत में प्रभाकर वर्धन का राज्य चलता था। प्रभाकर वर्धन इतना महान, शक्तिशाली और लड़ाकू राजा था जिसका कोई ठिकाना नहीं था। यानी आप लगा लो उत्तर भारत की यदि हम बात करें तो पूरे एक पंजाब क्षेत्र को छोड़ करके पूरे उत्तर भारत में इनका राज्य था। यदि हम बात करें, इन्होंने पूरे उत्तर भारत में अपनी पताका या विजयश्री पताका लहराई थी। अचानक जब इनकी मृत्यु हो जाती है, प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद जो बड़ा बेटा होता है इनका, उसका नाम होता है राज्यवर्धन। राज्यवर्धन जो है थानेश्वर का राजा बन जाता है। और थानेश्वर का राजा जब बन जाता है राज्यवर्धन, और इसका छोटा भाई होता है हर्षवर्धन, और बहन होती है राज्यश्री। तो राज्यवर्धन जो है राज्यश्री का विवाह करा देता है। यदि हम बात करें यहाँ से तो अब थानेश्वर में जो बैठा था वो ये बैठा था राज्यवर्धन। कहाँ पर? थानेश्वर में। थानेश्वर की गद्दी पर राज्यवर्धन जब बैठा हुआ होता है तो यहीं पर क्या बात होती है कि एक शशांक होता है जो बंगाल का शासक होता है या बंगाल का राजा होता है, शशांक, और एक मालवा का शासक होता है जिसका नाम होता है देवगुप्त। ये देवगुप्त और शशांक दोनों षड्यंत्र रचते हैं, और शशांक देवगुप्त से कहता है कि तू थानेश्वर पर हमला कर और थानेश तेरा हो जाएगा, और उसके बाद में जो है थानेश्वर की गद्दी का मालिक तू होगा। ठीक है। तो होता क्या है कि शशांक बंगाल का राजा और मालवा का राजा जिसका नाम मैंने अभी आपको बताया था देवगुप्त, ठीक है, तो ये दोनों मिलकर के षड्यंत्र रचते हैं और थानेश्वर पर हमला करते हैं, और राज्यवर्धन की क्या कर देते हैं? ये हत्या कर देते हैं। शशांक के द्वारा राज्यवर्धन की हत्या करवा दी जाती है। फिर यदि हम बात करें तो ये थानेश्वर पर हमला करते हैं और थानेश्वर को जो है हत्याने की कोशिश करते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है कि यहीं पर जो प्रभाकर वर्धन होता है हर्षवर्धन का पिता, हर्षवर्धन के पिता की यदि हम बात करें तो इनकी रानी होती है, और उस रानी का नाम मैंने अभी आपको बताया था यशोमती। यशोमती से पुत्र पैदा होता था 606 ईस्वी में, और इसका नाम होता है हर्षवर्धन। 16 वर्ष की आयु में
ये थानेश्वर की गद्दी पर बैठता है। जब थानेश्वर की गद्दी पर ये बैठ जाता है तो ये थानेश्वर और एक होता है कन्नौज, थानेश्वर और कन्नौज दोनों को मिला देता है और थानेश्वर के बाद दूसरी राजधानी बनाता है अपनी कन्नौज को। जब कन्नौज को ये दूसरी राजधानी बना देता है और अपनी बहन की यदि हम बात करें, इसकी बहन जो होती है उसका विवाह करा देता मोकरी वंश के राजा गिरहवर्मन से। इसका विवाह करा देता है, मोखरी वंश का एक शासक होता है गिरहवर्मन, गिरहवर्मन से इसका विवाह करा देता है। फिर होता क्या है कि शशांक कभी भी चुप नहीं बैठा होता है। शशांक जो होता है वो देवगुप्त के द्वारा इसे गिरहवर्मन को भी मरवा देता है और कई इतिहासकारों ने ऐसे बताया कि राज्यश्री को गुप्त मतलब जो है ये बंदी बना लेता है, या ऐसे भी बताया जाता है कि राज्यश्री जो है उसको छोड़ करके चली जाती है। फिर क्या होता है कि जो हर्षवर्धन होता है अपने पिता की मृत्यु से अभी उबा ही नहीं था, जबकि इसके बड़े भाई की भी मृत्यु हो जाती है और अपने बड़े भाई की हत्या का बदला लेने के लिए इसके अंदर बहुत ही ज्यादा उबाल आ जाता है। तो अब हम बात करते हैं हर्षवर्धन की। तो हर्षवर्धन ने क्या काम किया, कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया और कन्नौज को राजधानी बनाने के बाद इसने जो है शशांक पर हमला किया। शशांक पर जब हमला किया तो शशांक को बहुत कड़ी टक्कर दी। इस पर शशांक जो होता है वो युद्ध से ही लड़ाई को छोड़ करके भाग जाता है। जब शशांक भाग जाता है, हर्षवर्धन फिर क्या काम करते हैं, पूरे उत्तर भारत में अपनी विजय पताका लहराते हैं। उस विजय पताका को लहराने के साथ साथ ये अपनी एक विशाल सेना का संगठन बनाते हैं। विशाल सेना की यदि हम बात करें तो लगभग 1 लाख से अधिक की सेना होती है और 60,000 से अधिक हाथियों की सेना होती है इनके पास। अब इनका एक उद्देश्य बन जाता है कि दक्षिण भारत की ओर ये हमला करने के लिए चलते हैं। जब दक्षिण भारत की तरफ हमला करने के लिए चलते हैं तो दक्षिण भारत में एक महान योद्धा होता है जिसका नाम होता है पुलकेशिन द्वितीय। और पुलकेशिन द्वितीय जो होता है वो चालुक्य वंश का शासक होता है। वह बहुत ही महान लड़ाकू योद्धा होता है। इससे बराबर की टक्कर मिलती है किसको, हर्षवर्धन को। तो ऐसे ही बताया जाता है कि हर्षवर्धन को जो है पुलकेशिन द्वितीय से कड़ी हार का सामना करना पड़ता है और उस कड़ी हार के बाद हर्षवर्धन ने कभी भी दक्षिण भारत की विजय की तरफ नहीं सोचा था। तो ये हर्षवर्धन के इतिहास से संबंधित थोड़ी सी बात थी। अब हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में हर्षवर्धन का क्या योगदान रहा। हर्षवर्धन हर्षवर्धन की यदि हम बात करें तो 606 ईस्वी में 16 वर्ष की आयु में शासक बना। जब 16 वर्ष की आयु में हर्षवर्धन शासक बन जाता है तो शासक बनने के बाद ये थानेश्वर की गद्दी पर बैठता है और थानेश्वर की गद्दी पर बैठने के बाद ये अपने राज्य थानेश्वर को कन्नौज में मिला लेता है, या हम ये कह सकते हैं कि थानेश्वर के बाद ये दूसरी राजधानी कन्नौज को बनाता है और कन्नौज जो है वर्तमान में भारत के राज्य उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो गद्दी पर बैठा और कहाँ की गद्दी पर बैठा, थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। इसके बाद में कन्नौज को इसने अपनी राजधानी बनाया। कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया और कन्नौज को राजधानी बनाने के साथ साथ इसने अपनी उपाधि परम भट्टारक और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने के साथ साथ इसका एक और अन्य नाम देखने के लिए मिलता है और वह नाम मिलता है शिलादित्य। तो हर्ष का नाम शिलादित्य। हर्ष का दूसरा नाम देखने के लिए मिलता है हमें शिलादित्य। और यदि हम बात करें इसकी उपाधि की तो इसकी उपाधि होती है महाराजा धीराज या परम भट्टारक। महाराजा धीराज और इसी के साथ एक उपाधि होती है परम भट्टारक। तो ये उपाधि आपने याद रखनी है। पूछा जाता है कि परम भट्टारक की उपाधि किसने धारण की थी या महाराजा धीराज की उपाधि किसने, तो महाराजा धीराज की उपाधि हर्षवर्धन के पिता ने भी धारण की थी। तो इसके पिता का नाम भी लिख लीजिए। यदि हम बात करें हर्षवर्धन के पिता का नाम, तो पिता का नाम जो था इसके वो प्रभाकर वर्धन था।
और यदि हम बात करें इसकी माता की, तो जो हर्षवर्धन की माता का नाम था वह था यशोमती। यशोमती माँ का नाम था। इनका एक बड़ा भाई था और उस बड़े भाई का नाम था राज्यवर्धन। इनकी एक बहन भी थी, छोटी बहन थी, और बहन का नाम जो था वो मिलता है राज्यश्री। बहन का नाम राज्यश्री। तो ये बातें हमने लिखी यहाँ से। अब हम बात कर सकते हैं कि इन्होंने जो शशांक राजा था, शशांक को पराजित किया। क्योंकि देखिए हुआ क्या था, जो देवगुप्त था मालवा का शासक, उसने हत्या कर दी थी उसके राज्यवर्धन की, और कन्नौज पर अधिकार कर लिया था शशांक से। तो इन्होंने शशांक को पराजित किया, और पराजित करने के बाद कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। यानी शशांक को पराजित किया और राजधानी किसको बनाया? कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। फिर इसके बाद यदि हम बात करें कि राजा हर्षवर्धन के समय में भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत ही अच्छी हो गई थी, या कह सकते हैं उस समय में अपनी चरम सीमा पर भारत की अर्थव्यवस्था थी। और यदि हम बात करें हर्षवर्धन की, तो यहाँ से एक वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये बनता है कि कन्नौज को एक उपाधि दी गई थी, और वो उपाधि किसके लिए दी गई थी? अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कन्नौज को जो कहा जाता था महादेव श्री के नाम से जाना जाता था। कन्नौज को उसकी समृद्धि के कारण महादेव श्री के नाम से जाना जाता था। महादेव श्री के नाम से जाना जाता था। यदि हम बात करें महादेव श्री के नाम से किसे जाना जाता था? कन्नौज को जाना जाता था। और यहीं से एक प्रश्न मिलता है कि हर्षवर्धन के शासन काल में ही एक चीनी यात्री भारत आया था जिसका नाम मिलता हुएनसांग। तो इसके काल में चीनी यात्री हुएनसांग भारत आया। अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद चलते हैं हम आगे। फिर यदि हम बात करें यहाँ से, तो एक प्रश्न ये भी बन जाता है, जैसे आपको ज्ञात होगा कि जो महात्मा गौतम बुद्ध थे 483 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो महात्मा गौतम बुद्ध की 483 ईसा पूर्व मृत्यु के बाद 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया था। प्रथम बौद्ध संगीति की यदि हम बात करें तो उनकी मृत्यु के बाद 483 ईसा पूर्व में हुई थी, और राजगिर में हुई थी सप्तपर्णी नामक गुफा में। उसके बाद दूसरी जो बौद्ध संगीति हुई थी वो 383 ईसा पूर्व में हुई थी, और तीसरी जो हुई थी वो 251 या कई किताब मिलता है 255 ईसा पूर्व में हुई थी। और यदि हम बात करें चौथी बौद्ध संगीति की, तो चौथी बौद्ध संगीति जो हुई थी वो प्रथम ईस्वी में या पहली शताब्दी में हुई थी। फिर कई इतिहासकारों का ये मानना है कि एक 5वीं बौद्ध संगीति भी हुई थी, और वह हुई थी हर्षवर्धन के शासनकाल में। तो देखिए इस पर हम चर्चा करते हैं कि हर्षवर्धन जो था वो बौद्ध धर्म को मानने वाला राजा था, और हर्षवर्धन ने अपने काल में कन्नौज में एक महाधर्म सभा का आयोजन किया था, या हम कह सकते हैं कन्नौज बौद्ध धर्म महासभा का आयोजन किया था बौद्ध धर्म के बारे में। तो कई इतिहासकारों ने इसे ही धर्म सभा को 5वीं बौद्ध संगीति कहा है, जो कि ये 5वीं बौद्ध संगीति नहीं थी बल्कि कन्नौज धर्म सभा सम्मेलन था ये। तो हम इसको लिख देते हैं क्या? कन्नौज बौद्ध धर्म महासभा। कन्नौज बौद्ध धर्म महासभा। कन्नौज बौद्ध धर्म महासभा का आयोजन जो हुआ था, ये हुआ था कन्नौज में इसका आयोजन हुआ था, और इसका आयोजन जो कराया था वो सम्राट हर्षवर्धन ने कराया था। हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म सभा का आयोजन कराया था। यदि हम बात करें तो ये 5वीं ईस्वी में हुई थी ऐसे बताया जाता है। कई इतिहासकार कहते हैं 6ठी ईस्वी में हुआ था, लेकिन हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि हर्षवर्धन के शासन काल में हुई थी।
और इसी को कई इतिहासकारों ने पांचवी बौद्ध संगीति कहा है। इसे पांचवी बौद्ध संगीति कहा है। फिर इसके बाद यदि हम बात करें तो एक प्रश्न ये भी बनता है कि जो हर्षवर्धन था वो स्वयं एक रचनाकार था, यानी ऐसा बताया जाता कि हर्षवर्धन रचना क्या करता था, मतलब लिखा करता था। और हर्षवर्धन द्वारा लिखे हुए 3 नाटकों का यहाँ पर पता चलता है। और उन 3 नाटकों की यदि हम बात करें तो रचना हुई संस्कृत में, और उन 3 नाटकों में जो नाम मिलता है वह मिलता है नागनंद प्रियदर्शिका, एक नाम होता नागनंद, एक होता प्रियदर्शिका और एक होता रत्नावली। ये 3 नाटक थे। और ऐसा भी बताया जाता है कि एक धावक नाम का व्यक्ति था जो हर्षवर्धन से पुरस्कार लेकर के इनकी रचना करता है और उस पर नाम हर्षवर्धन का डाल देता है या लिखवा देता है। तो हम लिखेंगे यहाँ से कि हर्ष स्वयं एक रचनाकार या नाटककार था। इसके 3 नाटक मिलते हैं, 3 नाटक। और उन 3 नाटकों की यदि हम बात करें तो एक है नागनंद प्रियदर्शिका और रत्नावली। नागनंद और प्रियदर्शिका और तीसरा जो मिलता है वो रत्नावली मिलता है। ये 3 नाटक जो बताए जाते हैं ये हर्षवर्धन द्वारा बताए जाते हैं, जिनकी रचना संस्कृत में हुई थी। ठीक है, इनकी रचना की यदि हम बात करें तो भाषा थी संस्कृत। और ऐसा भी बताया जाता है कि एक धावक नाम का व्यक्ति था जो हर्षवर्धन के दरबार में रहता था, या हर्षवर्धन के साम्राज्य का ही एक व्यक्ति था जिसका नाम धावक था। उसने हर्षवर्धन से पुरस्कार लेकर के इसकी रचना की थी। तो मैं उसका नाम भी लिख देता हूं, भले ही पूछे ना। यानी व्यक्ति का नाम था धावक और इसने पुरस्कार लिया और रचना की थी 3 नाटकों की। और वो 3 नाटक कौन से थे? ये थे। ठीक है, फिर यदि हम बात करें यहाँ से तो एक प्रश्न ये भी बन जाता है कि जो हर्षवर्धन था उसके दरबार में एक महान कवि रहते थे और उन महान कवि का नाम मिलता बाणभट्ट। हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि थे उनका नाम था बाणभट्ट, और बाणभट्ट की एक रचना बहुत ही फेमस है जिसका नाम है हर्षचरित। तो हर्षचरित में किसका इतिहास मिलता है? राजा हर्षवर्धन का। और हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट। तो हर्षवर्धन का हर्ष का दरबारी कवि जिसका नाम क्या था? बाणभट्ट था। और बाणभट्ट की जो रचना थी उस रचना का नाम था हर्षचरित। बाणभट्ट का रचना का नाम है हर्षचरित। और हर्षचरित की यदि हम बात करें तो इसकी रचना की थी बाणभट्ट ने। और बाणभट्ट की एक और फेमस पुस्तक है जिसका नाम मिलता है कादम्बरी। तो कादम्बरी के लेखक भी कौन है? बाणभट्ट। तो एक तो इनकी रचना हो गई हर्षचरित और दूसरी रचना हो गई कादम्बरी। फिर इसके बाद यदि हम बात करें तो एक प्रश्न ये मिलता है कि हर्षवर्धन के शासन काल में ही एक सिंचाई यंत्र का प्रयोग हुआ था या सिंचाई यंत्र का उपयोग हुआ था जिसे तुल्य यंत्र कहा जाता था। यानी जैसे आज वर्तमान में हम पंपी सेट इंजन बोलते हैं जिससे पानी सिंचाई के लिए काम किया जाता है। तो सिंचाई के लिए इन्होंने एक यंत्र का प्रयोग किया था या सिंचाई के लिए एक उल्लेख मिलता है तुल्य यंत्र या जल पंप। ठीक है, तो हर्षचरित में उल्लेख है इसका, और उल्लेख जो है वो सिंचाई के लिए है। और सिंचाई के लिए उल्लेख जो मिलता है उसका नाम मिलता है तुल्य यंत्र या जल पंप। तुल्य यंत्र या इसी का नाम था जल पंप। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इससे आगे की बातें करते हैं हम अभी। यदि हम बात करें हर्षवर्धन के शासनकाल की तो हर्षवर्धन के शासनकाल में जो वर्तमान में मथुरा पड़ता है, ये मथुरा जो है सूती वस्त्र के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। तो हम बात कर रहे हैं कि हर्ष के काल में मथुरा सूती वस्त्रों का
सूती वस्त्रों का प्रमुख केंद्र था, प्रमुख केंद्र था। अगला प्रश्न और यहाँ से क्या बन जाता है, एक अभिलेख के बारे में पूछा जाता है और यदि हम बात करें तो उस अभिलेख का नाम मिलता है बांसखेड़ा अभिलेख। बांसखेड़ा अभिलेख की यदि हम बात करें तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पड़ता है। कौन? बांसखेड़ा अभिलेख। और इसका संबंध जो है वो किससे है? कन्नौज के सम्राट हर्षवर्धन से है। तो बांसखेड़ा अभिलेख, बांसखेड़ा अभिलेख, पहला प्रश्न, बांसखेड़ा अभिलेख ये कहां पर है? शाहजहांपुर में, शाहजहांपुर से प्राप्त हुआ है। और बांसखेड़ा अभिलेख का जो संबंध है वो किससे है? हर्षवर्धन से है। बांसखेड़ा अभिलेख का संबंध हर्षवर्धन से है। और यदि हम बात करें तो यहां से एक चीज का पता चलता है कि हर्षवर्धन जो था वो बहुत बड़ा धर्म को मानने वाला या परोपकारी व्यक्ति था। और यदि हम बात करें तो वर्तमान में जो कुंभ मेला चलता है प्रयागराज में, तो इलाहाबाद में या प्रयागराज में जो कुंभ मेले का आयोजन किया था वो हर्षवर्धन ने ही किया था। हर्षवर्धन ने कुंभ मेले का आयोजन किया था। और आज वर्तमान में यदि हम बात करें तो भारत के 4 स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता। कन्नौज में भी, मतलब जो है आपका इलाहाबाद में होता है, और उज्जैन में होता है क्षिप्रा नदी के किनारे, और हरिद्वार में भी इसका जो है आयोजन होता कुंभ मेले का। यदि हम बात करें बांसखेड़ा अभिलेख की, तो बांसखेड़ा अभिलेख से हमें ऐसा पता मिलता है कि जो मरकट सागर ग्राम था, एक गांव था, उस गांव का नाम था मरकट सागर। मरकट सागर, ये मरकट सागर नाम का एक गांव था। और इस गांव को 2 ब्राह्मणों को दान में दे दिया था। एक ब्राह्मण का नाम था बालचंद्र और दूसरे का था भट्ट स्वामी। बालचंद्र और भट्ट स्वामी, ये 2 ब्राह्मण थे, ये 2 ब्राह्मण थे। और इन दोनों ब्राह्मणों को मरकट सागर ग्राम जो है इसने दान में दे दिया था। हर्षवर्धन जो है बहुत बड़ा दानी था। ये कन्नौज के बाद यानी जब प्रयाग में जाता था, कुंभ मेले का आयोजन करता था, तो बहुत सारा सोना और बहुत सारा रुपया पैसा यहाँ पर जो है दान में लुटा देता था। अगली बात यदि हम करें कि हर्षवर्धन से और क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, तो देखिए राजा, मतलब हर्षवर्धन का जो बड़ा भाई था राज्यवर्धन, उसके द्वारा मालवा के शासक देवगुप्त पर विजय की थी। और गोंड नरेश शशांक द्वारा उसकी हत्या राज्यवर्धन की थी। तो इन सारी चीजों का उल्लेख जो मिलता है हमें वो बांसखेड़ा अभिलेख से मिलता है। किसका अभिलेख मिलता है? जो बड़ा भाई था राज्यवर्धन, उसकी मृत्यु का अभिलेख मिलता है। और यदि हम बात करें तो शशांक से युद्ध का उल्लेख मिलता है। और एक प्रश्न बन जाता है, और वह प्रश्न ये बन जाता है गोंड नरेश जो शशांक होता है उससे हत्या का, यानी उल्लेख जो मिलता है यहाँ से, तो शशांक के बारे में मिलता है। और इसके बड़े भाई राज्यवर्धन के बारे में भी उल्लेख हमें यहाँ से देखने के लिए मिलता है। फिर यदि हम बात करें तो एक और अभिलेख मिलता है जिसको कहा जाता है मधुबन लेख। मधुबन लेख की यदि हम बात करें तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से प्राप्त हुआ है। मधुबन लेख या मधुबन अभिलेख, मधुबन लेख। और ये कहां से प्राप्त हुआ है? आजमगढ़ से प्राप्त हुआ। उसके बाद यदि हम बात करें तो जो यशोवर्मन था उसका एक दरबारी कवि था जिसका नाम था वाक्याति, और इसने एक रचना की थी, उस रचना का नाम था गोंड बाहो। तो आपसे पूछ लेगा गोंड बाहो के रचनाकार कौन थे? वाक्याति। और वाक्याति का संबंध किससे था? वाक्याति का संबंध था यशोवर्मन से। ठीक है, तो यशोवर्मन की यदि हम बात करें तो इसका एक दरबारी कवि था वाक्याति, दरबारी कवि जिसका नाम था वाक्याति। और वाक्याति की जो रचना मिलती है उसका नाम था गोंड बाहो रचना, और उस रचना का नाम था गोंड बाहो। तो ये प्रश्न भी आपने याद रखना कि गोंड बाहो के लेखक कौन थे। फिर यदि हम बात करें तो संस्कृत के महान नाटककार थे जिनका नाम था भवभूति। संस्कृत के
एक महान नाटककार थे जिनका नाम था भवभूति, और भवभूति की भी प्रसिद्ध रचना यहाँ देखने के लिए मिलती है मालती माधव। मालती माधव के लेखक कौन थे? भवभूति। और इनकी यदि हम बात करें तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर, संस्कृत के महान नाटककार, संस्कृत के महान नाटककार, और इन महान नाटककार के नाम की यदि हम बात करें तो भवभूति इनका नाम मिलता है। यहाँ पर मैं इसको साफ कर देता हूं। भवभूति, भवभूति, और भवभूति की रचना की यदि हम बात करें तो मालती माधव और महावीर चरित्र, मालती माधव इनकी रचना है, और एक दूसरी रचना जो मिलती है उसका नाम है महावीर चरित्र, महावीर चरित्र। एक और तीसरी रचना इनकी देखने के लिए मिल जाती है, उसका भी नाम पूछ लेता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, उसका नाम मैं लिख देता हूं, उत्तर रामचरित्र, उत्तर रामचरित्र। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि कई बार आ जाता है, बालक सभी जानते हैं बच्चे के रामचरितमानस की रचना जो की थी वो तुलसीदास ने की थी, लेकिन कई बार प्रश्न में रामचरितमानस की जगह उत्तर रामचरित दे देता है। तो आपको याद रखना है कि जो नाटककार थे भवभूति, इनकी तीन प्रमुख रचनाएं मालती माधव, महावीर चरित्र और उत्तर रामचरित इनकी रचना थी। अब आगे यदि हम बात करें तो यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न और भी बन जाता है हमारे लिए, क्या कि 8वीं शताब्दी में जिन बड़ी बड़ी शक्तियों का उदय हुआ वे शक्तियां कौन कौन सी थी? तो 8वीं शताब्दी, अब यहाँ पर महाराजा हर्षवर्धन का तो टाइम चला गया। हर्षवर्धन की यदि हम बात करें तो इनके भी 2 पुत्र थे। हर्षवर्धन के दोनों पुत्रों की हत्या एक व्यक्ति ने कर दी थी, इसलिए हर्षवर्धन का कोई उत्तराधिकारी नहीं बचा। फिर धीरे धीरे जो कन्नौज साम्राज्य था वो समाप्त हो गया। अब इस कन्नौज साम्राज्य की समाप्ति के बाद सदी आ जाती है 8वीं, यानी 8वीं सदी की यदि हम बात करें तो इसमें कई बड़ी बड़ी शक्तियों का उदय हो जाता है, कई छोटे छोटे राजा अपने में बड़े हो जाते हैं। जब बड़ा राजा चला जाता है या बड़ा साम्राज्य जब क्षीण होने लगता है तो जो छोटे छोटे सामंतीय शासक होते हैं ना, वो एक बड़ी शक्ति लेकर के उभर जाते हैं। यदि हम बात करें तो गुजरात में, गुजरात एवं राजपूताना के शासक गुज्जर और प्रतिहार थे। जब वो 8वीं शताब्दी में कन्नौज को लेकर के युद्ध होता है तो 3 महान सम्राट यहाँ पर आते हैं। कन्नौज पर त्रिपक्षीय युद्ध होता है। त्रिपक्ष का मतलब 3 राजा होते हैं और वो 3 राजा आपस में लड़ते हैं कन्नौज को प्राप्त करने के लिए। और उन तीनों की यदि हम बात करें तो एक तो गुजरात एवं राजपूताना, और यहाँ से जो आते हैं वो आते हैं गुज्जर में प्रतिहार वंश। और दूसरे की यदि हम बात करें तो दक्षिण से राष्ट्रकूट वंश, और राष्ट्रकूट वंश की यदि हम बात करें तो यहाँ से ध्रुव आ जाता है, यानी गुज्जर प्रतिहार वंश का शासक आता है वत्सराज। और महाराष्ट्र के जो होते हैं वहां से आता है ध्रुव, और तीसरे होते हैं बंगाल के पाल शासक, और बंगाल के पाल शासकों में नाम आता है धर्मपाल का। तो हम लिख सकते हैं 8वीं शताब्दी में, 8वीं शताब्दी में कन्नौज पर अधिकार, कन्नौज पर अधिकार के लिए, कन्नौज पर अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष होता है। त्रिपक्षीय संघर्ष, त्रिपक्षीय संघर्ष होता है, यानी 3 पक्षों के बीच में युद्ध हो जाता है। और उनमें तीनों में जो पहला नाम आता है वह होते हैं गुजरात एवं राजपूताना के गुज्जर प्रतिहार वंश। गुजरात एवं राजपूताना के गुज्जर प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार। और यहां से जो शासक लड़ता है उसका नाम होता है वत्सराज। तो देखिए कन्नौज की प्राप्ति के लिए, यानी कन्नौज को अपने अधिकार में लेने के लिए, कन्नौज पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए 3 शासक लड़ते हैं, और उन्हीं 3 शासकों को या 3 राजवंशों को त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले आते हैं गुज्जर प्रतिहार, जो गुजरात के राजपूताना होते हैं उनका नाम है। यहाँ से त्रिपक्षीय संघर्ष में जो हिस्सा लेता है उसका नाम होता है वत्सराज। दूसरे नंबर की यदि हम बात करते हैं तो वो दक्कन के राष्ट्रकूट शासक होते हैं, दक्कन
के राष्ट्रकूट शासक होते हैं। और इन राष्ट्रकूट शासकों में जो नाम आता है वो आता है ध्रुव प्रथम का, यानी शासक कौन था? ध्रुव प्रथम। तीसरी यदि हम बात करें तो तीसरे आ जाते हैं बंगाल के पाल शासक। बंगाल के पाल शासक, और इन पाल शासकों में जो नाम आता है वो आता है धर्मपाल का। तो देखिए ये तीन प्रमुख शासक थे, एक था वत्सराज जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश से था, और दूसरा था ध्रुव प्रथम जो कि राष्ट्रकूट वंश से था, और तीसरा था धर्मपाल। इन तीनों के बीच में युद्ध होता है, त्रिपक्षीय युद्ध होता है, और तीनों बड़ी कस मकस के साथ लड़ते हैं। फाइनली डिसीजन की यदि हम बात करें तो कन्नौज पर आधिपत्य को लेकर के ये संघर्ष होता है, और कन्नौज पर इन तीनों शक्तियों के बीच कन्नौज पर आधिपत्य को लेकर संघर्ष हुआ। लगभग 200 साल तक ये त्रिपक्षीय संघर्ष चला, और 8वीं शताब्दी में 200 वर्षों तक संघर्ष चला। 8वीं शताब्दी में फाइनल में जो जीत मिलती है वो किसे मिलती है? गुर्जर प्रतिहार शासकों को मिलती है। ठीक है, तो इस बात को भी मैं लिख देता हूं कि 200 वर्षों तक संघर्ष चला, 200 वर्षों तक संघर्ष चला, और जो फाइनल में जीत मिलती है वो किसे मिलती है? गुर्जर प्रतिहारों को। गुर्जर प्रतिहारों को इस युद्ध में जीत मिलती है। यदि हम बात करें गुर्जर प्रतिहारों की तो गुर्जर प्रतिहार शासकों में सबसे महान और शक्तिशाली शासक जो था वो मिहिर भोज था। मिहिर भोज की यदि हम बात करें तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि गुर्जर प्रतिहारों में शक्तिशाली शासक मिहिर भोज था। और मिहिर भोज की एक कहावत आपने सुनी होगी, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। तो गंगू तेली एक गरीब व्यक्ति था, और राजा भोज का मतलब था मिहिर भोज। ठीक है, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, तो वो कहावत इसी के नाम से प्रचलित हुई है। आगे हम बात करते हैं मिहिर भोज की। तो मिहिर भोज जो था इसने अपनी राजधानी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मिहिर भोज ने अपनी राजधानी जो बनाया था वो कन्नौज को बनाया था। और मिहिर भोज जिस धर्म को मानता था वो धर्म था वैष्णव धर्म। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी बनाया था, राजधानी कन्नौज को बनाया था। और इसका जो धर्म था ये किस धर्म का अनुयायी था, किस धर्म को मानता था ये? तो वैष्णव धर्म को ये मानता था मिहिर भोज। वैष्णव धर्म को मानता था, विष्णु को मानने वाला था, और विष्णु को मानने के कारण विष्णु के सम्मान में इसने एक उपाधि अपने के लिए धारण की थी, और जो इसकी उपाधि थी उसका नाम था बारामिही। तो हम लिख रहे हैं इसकी उपाधि, विष्णु के सम्मान जो इसने उपाधि धारण की, उस उपाधि की यदि हम बात करें तो उस उपाधि का नाम था आदि बारह उपाधि इसने धारण की थी। इसके बाद यदि हम बात करें तो एक प्रश्न बनता है कि जो मिहिर भोज था इसके शासन काल में एक अरबी यात्री भारत आया था, और उस अरबी यात्री का नाम था सुलेमान। और यदि हम बात करें इस सुलेमान की, तो ये सुलेमान वही व्यक्ति था जिसने भारत के मानसून के बारे में बताया था। और भारत के मानसून की यदि हम बात करें तो मानसून दो प्रकार का होता है, एक दक्षिण पश्चिमी मानसून होता है, बंगाल की खाड़ी से आता है, एक अरब सागर से आता है, और किस तरह से भारत में वो वर्षा कराता है। तो मिहिर भोज के शासन काल में अरबी यात्री सुलेमान भारत आया था। तो इस बात को भी हम लिख लेते हैं कि समय में अरबी यात्री, मिहिर भोज के समय में अरबी यात्री सुलेमान भारत आया था। अरबी यात्री सुलेमान भारत आया था। फिर यदि हम बात करें तो इसके बाद बुंदेलखंड में चंदेल शासकों का उदय हुआ। बुंदेलखंड वर्तमान में उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और बुंदेलखंड के अंतर्गत लगभग 7 जिले आते हैं। तो
चंदेल शासकों का उदय हुआ बुंदेलखंड में, और चंदेल शासकों में यदि हम बात करें तो चंदेल वंश, और चंदेल वंश की जो स्थापना करी थी वो नन्नुक ने की थी। तो इसको भी हम जान लेते हैं, क्योंकि बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में पड़ता है और हम पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश का इतिहास। इसके बाद बुंदेलखंड के चंदेल वंश, बुंदेलखंड के चंदेल वंश, चंदेल वंश। पहला प्रश्न चंदेल वंश को लेकर के ये बनेगा कि इसका संस्थापक कौन था। तो इसका संस्थापक था नन्नुक नाम का व्यक्ति। नन्नुक नाम का व्यक्ति जो था उसने चंदेल वंश की स्थापना की थी। और यदि स्थापना की हम बात करें तो 831 ईसा पूर्व में, ईस्वी में, 831 ईस्वी में नन्नुक नाम के व्यक्ति ने चंदेल वंश की स्थापना की थी। और यदि हम बात करें बुंदेलखंड की, तो यहाँ से एक प्रश्न ये मिलता है कि उस समय बुंदेलखंड का नाम क्या था। तो बुंदेलखंड का जो प्राचीन नाम मिलता है वो जेजाभुक्ति नाम मिलता है। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाभुक्ति, लिख देता हूं मैं। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम, तो बुंदेलखंड का जो प्राचीन नाम मिलता है उसका नाम था जेजाभुक्ति, जेजाक भुक्ति। तो ये प्रश्न भी कई बार आया है एग्जाम में और पूछा भी गया है कि बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या, जेजाक भुक्ति। और जेजाक भुक्ति से संबंधित यदि हम बात करें जेजाक भुक्ति, इसकी पहले जो राजधानी थी वो क्या थी। तो जेजाक भुक्ति की जो पहली राजधानी बनाई गई थी उसका नाम था कालिंजर। राजधानी कालिंजर थी, कालिंजर। और कालिंजर के बाद यदि हम बात करें तो चंदेल शासकों में एक शासक हुआ था जिसका नाम यहाँ पर देखने के लिए मिलता हमें राजा धंग। एक शासक था और उस शासक का नाम था राजा धंग। प्रश्न आता है कि राजा धंग किस वंश का शासक था। तो राजा धंग जो है बुंदेलखंड के चंदेल वंशों का एक शासक था, राजा धंग। इस राजा धंग ने राजधानी बनाया अपने उत्तर प्रदेश के एक विशेष स्थान की। यदि हम बात करें तो खजुराहो, और खजुराहो लगभग आज मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो जो राजा धंग था इसने अपनी राजधानी किसको बनाया था, खजुराहो को बनाया था। तो राजा धंग की राजधानी खजुराहो थी, खजुराहो थी। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कंदरिया का महादेव मंदिर। कंदरिया का महादेव मंदिर जो है वो कहाँ पर है, खजुराहो में है। और इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था, बुंदेलखंड के शासकों ने कराया था, या हम कह सकते हैं चंदेल शासकों ने कंदरिया महादेव के मंदिर का निर्माण कराया था जो खजुराहो में स्थित है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद चलते हैं हम आगे। तो दोस्तों जो कंदरिया महादेव का मंदिर है वह कहाँ पर है, खजुराहो में। कंदरिया महादेव, या ऐसे भी मिलता है लिखा हुआ कंदरिया महादेव का मंदिर। कंदरिया महादेव के मंदिर की यदि हम बात करें तो ये कंदरिया महादेव का मंदिर खजुराहो में पड़ता है। और खजुराहो की भी यदि हम बात करें, कहाँ पर है ये, खजुराहो। और खजुराहो जो पड़ता है ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। इस मंदिर के निर्माण की यदि हम बात करें तो इस मंदिर का जो निर्माण कराया था वो चंदेल शासकों ने कराया था, चंदेल शासकों के द्वारा। चंदेल शासकों के द्वारा कंदरिया महादेव के मंदिर का निर्माण कराया था। और यदि हम बात करें तो यहाँ से एक शासक का विशेष नाम पूछ लेता है यशोवर्मन। और यशोवर्मन की यदि हम बात करें तो 1020 के बाद यानी 1021 के आसपास निर्माण के लिए शासक का नाम लिख लीजिए, शासक। और उस शासक का नाम था यशोवर्मन। यशोवर्मन शासक था जिसने कंदरिया महादेव के मंदिर का निर्माण कराया था। 1025 से लेकर के 1050 के आसपास की यह बात है। इसके बाद यदि हम बात करें तो एक और शासक हुआ चंदेल शासक जिसका नाम था विद्याधर। तो विद्याधर से
जो चर्चा शुरू करेंगे वो हम कल करेंगे, ठीक है। विद्याधर के बाद और आगे क्या क्या चीजें बनती है, फिर हम धीरे धीरे अब दिल्ली सल्तनत में आ जाएंगे, क्योंकि 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश की स्थापना हो जाती है। तो यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। विद्याधर के बारे में हम बात करेंगे कल। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।